तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एज फिजिक्स में। वेलकम टू एज फिजिक्स। चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे कि इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपीजीडीसी यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की जो वैकेंसीज होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं फिजिक्स से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप कि ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पे हम लोगों ने 2020 यूपीजीडीसी 2020 यानी 2020 की जो परीक्षा हुई थी, और ये कब हुई थी? 2021 में ये वैकेंसी 2020 की थी। इसका फिजिक्स का ये सेट डी का पार्ट है, जिसको मैं क्रम से जो है सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और इनके आंसर आप गेस कीजिए और मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। साथ ही मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा उन आंसर्स की। ठीक है। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस? मित्रों, ये क्वेश्चन ऐसा कोई कंपटीशन बचा ही नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो, यानी कि +2 स्टैंडर्ड से लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये कैसे आता है। देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू अच्छा, इसमें देखिए ऑप्शन सी भी है और इसका आंसर भी सी ही है। वाह, क्या बात है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1/म्यू नॉट साइलेंट नॉट। ठीक है। अब इसमें हम कुछ सुधार कर लेते हैं। इसमें हम कर देते हैं, इसको म्यू नॉट/4 कर देते हैं, और इसको हम एप्सिलॉन नॉट अपान सॉरी इसको हम म्यू नॉट/4 पाई लिख देते हैं, और इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है। तो आप जानते हैं म्यू/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 इसकी यूनिट में। साथ ही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/9 इंटू 10⁻9। ठीक है। 10⁻9। एक मिनट। तो ये होती है 10⁻9, और हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/9 है, तो ये √9 ऊपर आ जाता है, और नीचे क्या बचता है? रूट के अंदर -16। और ये जो है इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 3/10⁻⁻8, ये √16 का 10⁻√16 को बाहर लाएंगे 10⁻⁻8, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8। और चूंकि ये एसआई यूनिट में हमने सारी चीजें रखी हैं, तो ये भी आएगा मीटर पर सेकंड। इसकी डायमेंशन वगैरह चेक करते हैं, इसकी करने की जरूरत नहीं होती, ये होता ही है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है स्पीड ऑफ लाइट, फ्री स्पेस में भी ये स्पीड ऑफ लाइट आता है म्यू नॉट/एप्सिलॉन नॉट, और ये 3 इंटू 10⁻, ये +8 है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। अगर किसी और स्पेस में बात करें, अगर किसी और फॉर एनी अदर मीडियम तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पे पाएंगे कि म्यू नॉट को हम म्यू से रिप्लेस कर देंगे, और एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ये 1/म्यू एप्सिलॉन हो जाएगी। और यहाँ पे हम जानते हैं कि 1/म्यू की जगह म्यू और
ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गई, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको 2 ब्रैकेट में लिख देंगे, एक म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 एक में म्यू आर और एप्सिलॉन आर, और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने देखी, तो इसे हम सी अपान म्यू आर, तो किसी अन्य मीडियम में जो स्पीड होगी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो होगी सी अपान रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऑप्टिक्स में हमने यही चीज देखी थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, तो ये सी अपान एन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम एन की वैल्यू को जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नजरिए से म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ये इसका मतलब एक फॉर्मूला दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, जिसमें है क्वेश्चन ऑप्शंस हैं आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या वंडर वाल्स बॉन्ड। ठीक है, तो आप लोग आंसर गेस कर कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ये ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी है। चलिए, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कैसे देखेंगे, वंडर, देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपको ये याद रखना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में कौन कौन से बॉन्ड्स आएंगे, सबसे पहले जो होता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। इनका क्रम देख लेते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड के बाद आता है आयनिक बॉन्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग मतलब काफी स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन कोवैलेंट से कम होता है, और फिर आता है मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ये 3 बॉन्ड आते हैं। और अगर पूछे वीक बॉन्ड्स, तो इसमें जो है आ जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, वंडर वाल से। ठीक है, वंडर वाल बॉन्ड्स, तो मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, नहीं तो ये ठीक। तो ये चीजें आपको ये क्रम याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वंडर वाल्स बॉन्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन मैग्नेटिक मीडियम, ये है इक्वल टू 4 साइन, मैं लिख लेता हूँ, गिवन है इक्वल टू 4 साइन 2 पाई इंटू 10⁻⁷ t माइनस 0.8 x की। ठीक है, और ये है रिलेटिव परमिटिविटी, हमें चाहिए, क्या चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी बी। तो आंसर गेस कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते, चलिए हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ई का, वो होता है ई नॉट साइन 2 पाई 10⁻⁷ टी, सॉरी ये होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेक्टर यही रहने देते। तो इनको कंपेयर करते हैं ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन, तो हम लोग क्या पाते हैं, यहाँ पे क्या आउटपुट निकलता है कि ई नॉट जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्ट पर मीटर में होगा ऑफ कोर्स, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू वो 2 पाई 10⁻⁷, ठीक है, ये रेडियन पर सेकंड में होगी, और के की वैल्यू वो होगी 0.8 मीटर माइनस 1। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है
वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ वेव v इक्वल टू ये होता है ओमेगा अपान के। ये फार्मूला भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये हो जाएगा, यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई इंटू 10⁻7 अपान, और ये हो जाएगा 0.8। और ये आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, रेडियन से रेडियन, रेडियन का जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और मीटर पर सेकंड इसमें से आ जाएगा। ठीक है, रेडियन पर सेकंड है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो इसे हम 2 पाई अपान, इसे 2 पाई अपान 8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ तक। तो ये इसकी जो है वैल्यू हो गई। मैं इसे कम कर देता हूँ। ओके, नाउ अब क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना है, चूंकि v की एक और वैल्यू अभी अभी हमने कुछ समय पहले ही देखी थी। v की एक और फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और सीधे सीधे हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, और यहाँ पे फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम, फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे v की वैल्यू हो गई वो c अपान एप्सिलॉन आर के बराबर हो गई, या इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, जो कि हमें निकालना, यही रिलेटिव परमिटिविटी है। तो ये हो गया c स्क्वायर अपान v स्क्वायर, यानी कि c अपान v का स्क्वायर। और यहाँ पे c की वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये होता है 3 इंटू 10⁸8, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई अपान 8 इंटू 10⁸8। हाँ, 2 पाई 8 अपान 10⁸8, अरे 2 पाई 8 अपान 10⁸8। तो यहाँ से v 10⁸8 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 अपान 3 इंटू 8 अपान 2 पाई, और लेकिन इसका स्क्वायर भी रहेगा, तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, और ये v नहीं है, ये एप्सिलॉन r की वैल्यू है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 12 अपान पाई का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो रिलेटिव परमिटिविटी ये हो जाएगी एप्सिलॉन r इक्वल टू 12 अपान पाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। क्या इस तरह का आंसर ऑप्शंस में है? 12 अपान पाई का स्क्वायर, ये देखिए 12 अपान पाई का स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस, क्या जो है इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन? इन बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर चेंजेस, तो यहाँ पे है मास नंबर चेंजेस बट एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, बोथ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर चेंजेस, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज बट एटॉमिक नंबर चेंजेस, नन ऑफ द एबव। तो चलिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। तो देखिए, जब भी बीटा डिके होगा, बीटा डिके का मतलब उसमें पॉजिटिव बीटा डिके और नेगेटिव बीटा डिके आएंगे, मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि एटॉमिक नंबर में बदलाव होता है। मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि एटॉमिक जो है नंबर चेंज हो जाती है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं। तो बीटा डिके का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, इसमें एक हो जाता है पॉजिटिव बीटा डिके। ठीक है, इसमें
जो है +1 बी नॉट और ई प्लस पार्टिकल निकलते हैं, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, और इसको होता है नेगेटिव बीटा डिके। तो नेगेटिव में यहाँ -1 बीटा नॉट, और इसी को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बीटा डिके बेसिकली इलेक्ट्रॉन का इमिशन है। और इसकी जो है बेसिक थ्योरी जो है देख लेते हैं कि मान लीजिए आप जानते हैं जैसे कोई एटम हो गया, ये उसका ए एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ए एटॉमिक नंबर है, और यहां से मान लीजिए कि एक पॉजिटिव बीटा डिके हुआ, ठीक है, पॉजिटिव बीटा डिके हुआ। तो बीटा डिके अगर पॉजिटिव हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे ठीक है, बीटा डिके अगर पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे बीटा प्लस, ठीक है, बीटा डिके पॉजिटिव हो रहा है, ये माइनस साइन का मतलब इससे निकल रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर पॉजिटिव बीटा डिके होगा तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 कम हो जाएगी, और ये जो है एटॉमिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके इक्विवेलेंट जो रिएक्शन होंगी उसको हम देख लेते हैं एक्चुअल में क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं मास नंबर होता है ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर इसमें पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो है वो एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक न्यूट्रॉन दे देगा प्लस एक पॉजिटिव, चूंकि चार्ज दोनों तरफ बराबर रहने चाहिए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब जो पार्टिकल देगा वो पॉजिटिव चार्ज देगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, यही हमारा जो है पॉजिटिव बीटा डिके है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बीटा डिके, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले केस में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा है, और यहाँ पे एक इसके साथ आएगा न्यूट्रिनो, ठीक है, इसके साथ आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये रिएक्शन हो गई। अगर ये नेगेटिव बीटा डिके होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यही x होगा, और यहाँ पे ये जो है माइनस, यहाँ पे बीटा माइनस यानी नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है, और यहाँ पे z+1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अच्छा यहाँ पे z-1 क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन, z क्या है, प्रोटॉन नंबर है, लेकिन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन खत्म हो गया और न्यूट्रॉन में बदल गया। अब न्यूट्रॉन का मतलब जेड नंबर से तो मतलब है नहीं, लेकिन एक प्रोटॉन खत्म हुआ है यानी जेड नंबर 1 कम हो गई, क्लियर है। और यहाँ पे ए, चूंकि प्रोटॉन बने या न्यूट्रॉन बने, ए बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ए पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि आपको नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है, तो नेगेटिव बीटा डिके कब होगा कि जब एक न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिए नेगेटिव बीटा डिके में जब एक न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ये क्या होगा, एक प्रोटॉन देगा, लेकिन अब चूंकि चार्ज बराबर रखना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन भी देगा, और इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो आता है। ये रिएक्शन भी अपने आप में पूछी गई रिएक्शन है, कौन सा सही है, ये रिएक्शन भी आप मतलब यहाँ से आप कई क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया, यानी एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसलिए हमने यहाँ पे Z+1 लिख दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। और यहाँ पे लिख देते हैं कि इन बोथ केस मास नंबर, इन बोथ केस मास नंबर इक्वल टू n+p is conserved, n+p is conserved but z changes, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये कंजर्व रहते हैं, लेकिन z बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि अ रिजिड बॉडी, एक मिनट, अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स n equal to 28, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द रिजिड बॉडी। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू दे देता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें आंसर गेस कीजिए,
आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। क्या है आंसर? आंसर होगा 6। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये 6 क्यों होगा। देखिए रिजिड बॉडी की बात कर रहा है, तो रिजिड बॉडी के केस में इन अगर आपको 3D रिजिड बॉडी दे 3D में, तो इसमें 3 ट्रांसलेशनल ONAL प्लस 3 रोटेशनल, ये बराबर टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ठीक है, कितनी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना, 3D में, क्योंकि रिजिड बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कोई मतलब नहीं है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपनी जगह फिक्स रहेंगे और पूरी बॉडी को हम एक सिंगल इंटाइटी मानेंगे, एक ही। तो एक सिंगल पार्टिकल कितनी मोशन कर सकता है? वो या तो अपनी तीनों एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है या 3 डायमेंशन स्पेस में ट्रांसलेट मोशन कर सकता है। कोई वाइब्रेशनल मोशन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे नो वाइब्रेशनल मोशन, यहाँ पे किसी भी स्टेज में वाइब्रेशनल मोशन होती है, नो वाइब्रेशनल मोशन, ये रिजिड बॉडी की खासियत है। ठीक है, और इन 2D की बात कर लेते हैं। 2D में क्या होता है कि 2 ट्रांसलेशनल प्लस 1 रोटेशनल। जैसे मेज पर बुक रखी हुई है, ठीक है, और मेज पर बुक रखी हुई है तो आप मेज पे 2 डायमेंशनल उसको घुमा सकते हैं। साथ ही उसी मेज पे आप एक जैसे उसमें पेन लगा चुभा दीजिए और उसके अराउंड आप उसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये होती है टोटल 3 होती है। तो 2 डायमेंशन में 6 होती है, और सॉरी 2 डायमेंशन में 3 होती है और 3 डायमेंशन में 6 होती है। ये आपको याद रखना है, लर्न करना है। और यहाँ पे बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है, ये होता है D+1/2। ठीक है, D+1/2। और यहाँ पे आप इसको जो है देख सकते हैं। तो 2D में D का मतलब क्या हो गया? डायमेंशंस। 2D 3D, ठीक है, डायमेंशंस। तो यहाँ पे डायमेंशंस हो गए 2D में, D = क्या हो गया 2। तो यहाँ पे DOF हो जाएगा, आप इसमें 2 रख दीजिए, 2 कट सॉरी 2 से 2 कट जाएगा और 2+1 3 हो जाएगा। और 3D में भी आप देख सकते हैं D = 3 हो जाएगा, तो DOF क्या हो जाएगा? ये 3+1 और ये 6 हो जाएगा, 3+1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको आंसर मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो एक तरह से बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है और आपने आंसर भी अब तक गेस कर लिया होगा कि एंटी स्टोक्स एंड स्टोक्स लाइंस आर ऑब्जर्व्ड। एंटी स्टोक्स एंड स्टोक्स लाइंस आपने किसमें सुनी थी, किसमें जाना था? ये बिल्कुल रमन इफेक्ट होता है। ठीक है, ये इसका अब इसमें विशेष एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जब हम रमन इफेक्ट कभी पढ़ेंगे तो उसके बारे में यहाँ पे और चर्चाएं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम जो है एट द सेम टेम्परेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जर्ट मैक्सिमम प्रेशर, इसे हम, ये होता है गैसेज ऑफ क्लासिकल मॉलिक्यूल्स, क्लासिकल पीसी कर लिए, गैसेज ऑफ बोसान पीबी कर लिए, और यह गैसेज ऑफ फर्मियान पीएफ कर लिए। इनमें से किसका प्रेशर सबसे ज्यादा होता है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में काफी डीप है, लेकिन हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। और वो आंसर क्या है? यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो होगा फर्मियान गैस। ठीक है, यानी कि फर्मियान गैस, और इसका आंसर भी मतलब फर्मियान गैस का जो प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर इसके बाद क्लासिकल का होगा और सबसे कम होगा बोसान का। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि एक्सप्लेनेशन में मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर
a gas of fermions will exert the maximum pressure। और ये क्यों होता है? इसका कारण मैक्सिमम प्रेशर because of their quantum degeneracy, because of their quantum degeneracy। किसके कारण? क्वांटम डिजेनरेसी, क्योंकि इसमें हम पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से जानते हैं कि एक ही एनर्जी के लिए दो अलग अलग स्टेट भी पॉसिबल है। ठीक है, डिजेनरेसी प्रेशर है, इसके कारण यहाँ पे इसका प्रेशर सर्वाधिक होता है। विच आर absent, और ये क्लासिकल में तो कोई इस तरह की क्वांटम की बात ही नहीं होती। विच आर absent, ठीक है, इसमें रैंडम मोशन होती है इन क्लासिकल एंड बोसोनिक गैसेज। ठीक है, क्लासिकल और बोसोनिक गैसेज में ओके, तो फर्मियान का प्रेशर सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉल वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड। देखिए हॉल वोल्टेज में ध्यान रखना है कि जो इसका आंसर होता है कि एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ बोथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड। देखो हॉल वोल्टेज में क्या होता है कि ये हम तीन डायरेक्शन मानते हैं, तो अगर जो है यहाँ पे मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगा दी, ये ऊपर से मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, एक मेज है, मेज के नीचे आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगा दी, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो पोटेंशियल दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो हॉल वोल्टेज जो है वो मतलब ये इधर को आ रहा है, तो हॉल वोल्टेज यहाँ पे इस साइड में आपका जो है इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ पे आप ये VH की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, इन दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगी। BH का फार्मूला भी होता है BI/NED। ठीक है, तो ये D क्या है? आपकी थिकनेस है, और I करंट है, P मैग्नेटिक फील्ड है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस एलिमेंट में। तो ये इस तरह से होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट एंगल टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये याद रखिएगा, आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए 9th क्वेश्चन, ये डिक्टो क्वेश्चन होता है, ये डेरिवेशन इसका काफी बड़ा होता है, और ये क्वेश्चन सीधे डेरिवेशन से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप जो है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन रिटन इन टर्म्स ऑफ फेज शिफ्ट में जो है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस, ये यहाँ पे जो है डेल्टा एल होता है, ये फेज शिफ्ट होता है, और यहाँ पे 4 पाई के कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, एल भी यहाँ पे एल बराबर 0 इस तरह से एक नंबर है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होता है वो ये होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सब में सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये साइन की वजह से ये चीज बदल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे याद रखिएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, ये एकदम जो है फुल वेव रेक्टिफायर में आप जानते हैं क्या होता है। इसका आंसर आप गेस कीजिए, तब तक मैं कुछ फैक्ट्स लिख देता हूं। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आंसर होता है वो होता है 18.1.2। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है 40.6, इसका डबल क्या हो जाता है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए यहाँ पे हम हाफ वेव कुछ चीजें रिवाइड भी कर लेते हैं, और ये फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ पे और छोटी छोटी चीजें हैं ये, तो हम लोग कुछ 2-4 बातें यहाँ पे ही क्लियर कर लेते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो जो क्या कहते हैं बी पीक वैल्यू की सॉरी जो एवरेज वैल्यू होती है वो नीचे से हम डीसी वैल्यू कहते हैं V0, और यहाँ पे VDC क्या होता है? 2 V0 अपान पाई होता है।
डबल हो गया जस्ट। यहाँ पे वी आर एम एस वैल्यू होती है, करंट का भी ऐसे निकाल सकते हैं, तो वो वी नॉट अपान 2 हो जाएगी, और यहाँ पे वी आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वी नॉट अपान √2। ठीक है, ये चीज आप देखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आती है, वो है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर आर, रिपल फैक्टर आर की वैल्यू क्या हो जाती है 1.21, यानी कि 1 पॉइंट, ये मतलब बहुत कम भाग एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे रिपल फैक्टर की वैल्यू हो जाती है, ये बहुत है, कम है, यानी कि ये ज्यादा भाग एसी का डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, लेकिन इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन है फुल वेव रेक्टिफायर का रेक्टिफिकेशन, और यहाँ पे इसे हम रिपल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये एवरेज वैल्यू हो गई, ये आरएमएस वैल्यू हो गई, और ये जो है फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसके अलावा यहाँ पे नीटा की जो वैल्यू होती है 0.46 अपान, ये हमारा रेक्टिफिकेशन आर एफ अपान आर एल होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन फैक्टर, रेक्टिफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पे ये इसको करेंगे तो ये आएगा 40.6% में। ठीक है, मैक्सिमम। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाती है 0.812, 0.812 अपान वही फार्मूला 1 प्लस आर एफ अपान आर एल। और इसको आर एफ और आर एल की वैल्यू, आर एफ चूंकि यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं आर एफ इज लेस देन आर एल। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो ये 81.2% में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये ज्यादा भाग इसका कन्वर्ट करता है। और तो कुछ बचा नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे पीआईवी रेटिंग जो है इसकी ज्यादा होती है फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा था। आप देख सकते हैं कि ये कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि अ सिस्टम in contact with a heat reservoir can most suitably be represented by, कि एक सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विथ अ हीट रिजर्वायर कैन मोस्ट सुटेबली बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे कि हीट कॉन्टेक्ट विथ ए हीट रिजर्वायर मतलब हीट एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो इसके लिए क्या, कौन सा इंसेंबल यूज करते हैं, इसके लिए हम कैनोनिकल इंसेंबल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी करता चलूं, क्यों, देखिए ये आप याद रखिए कि अगर यहाँ पे क्या कांस्टेंट है ई वी एन, यानी कि हीट सॉरी एनर्जी का लेन देन नहीं हो सकता, वॉल्यूम फिक्स है और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हैं, तो इसे हम कहते हैं माइक्रो कैनोनिकल। क्या कहते हैं, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिए। ईवीएन का मतलब ई कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी का कोई लेन देन नहीं हो सकता, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो सकता, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं हो सकता, तब हम उसे कहेंगे माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। इसका एक और मतलब होता है, इसे कहते हैं रिजिड इंसुलेटिंग। ठीक है, रिजिड होगा, इंसुलेटिंग होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इसमें चेंज नहीं होंगे। ठीक है, रिजिड का मतलब वी कांस्टेंट है, इंसुलेटिंग मतलब एनर्जी, और जो है नंबर ऑफ पार्टिकल भी इसमें एक्सचेंज नहीं होंगे। ठीक है, रिजिड इंसुलेटिंग, इसके लिए एक और वर्ड आता है, तो ये इस तरह से याद रखेंगे। और यहाँ पे हो गया, दूसरा हो गया टी वी एन, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया
कि अब एनर्जी का लेन देन हो सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कैनोनिकल एंसेंबल। और यहाँ पे होता है सॉरी रिजिड, और यहाँ पे हो जाएगा ये चीज रिजिड तो अभी भी रहेगा रिजिड, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिंग हो जाएगा कंडक्टिंग। ठीक है, और एन इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं ये हो जाता है तीसरा जो इंसेंबल है उसे टी वी म्यू कहते हैं, टी वी म्यू कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इसे कहते हैं ग्रैंड कैनोनिकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब रिजिड तो अभी भी है, ठीक है, और कंडक्टिंग भी है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का लेन देन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक होता है NPH। NPH इसको आप बस इस तरह याद रखिए, NPH का नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रेशर और एंथैल्पी ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसे कहेंगे आइसो एंट्रोपिक एंड आइसोबारिक। ठीक है, और इसमें जो है ग्रैंड कैनोनिकल में आपका दोनों हो सकता है, मतलब पार्टिकल और हीट दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, और एक होता है NPT। NPT में आप क्या देखेंगे, NPT में इसे कहते हैं आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल, और ये होता है आइसोबारिक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इन सिंबल्स के बारे में। EVN मतलब माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल। और यहाँ पे एक और चीज जो हम भूल गए थे, ये है इम्परमिएबल। क्या है, इम्परमिएबल मतलब आर पार नहीं दे। यहाँ पे भी इम्परमिएबल, यहाँ पे मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, क्या होगा ये इम्परमिएबल, अपारगम्य। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज हो जाएगी परमिएबल। यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो जा सकते हैं इधर उधर। ठीक है, इम्परमिएबल, इसे पेनेट्रेट नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे परमिएबल है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। यहाँ पहले लेक्चर में हमने करीब 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन में भी हम आगे के लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।